हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारब एंड्स। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने दो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट स्पीशीज़ के बारे में पढ़े। एक हमने पढ़ा था डियर फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, और एक हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में हमने देखा था डियर फ्रेंड्स कि हम स्पीशीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। और बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि हम स्पीशीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं उनके रिप्रोडक्टिव कंपेटेबिलिटी कैरेक्टर के बेस पर। यानी कि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं से ए और बी, अगर ये एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो कर रहे हैं और मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन शो करने के बावजूद अगर ये आपस में ब्रीड कर रहे हैं और एक फर्टाइल यंग वन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम इस तरह की इंडिविजुअल्स को, अगर ये मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन भी शो कर रहे हैं, तो हमें इस तरह की इंडिविजुअल्स को एक ही स्पीशीज़ के ग्रुप में रखना चाहिए। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स? बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने अपने पिछले वाले दो वीडियो लेक्चर्स में पढ़े थे। आज जिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, वो है एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। डियर फ्रेंड्स, एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहली बेसिक टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो है एवोल्यूशन। तो क्या है एवोल्यूशन डियर फ्रेंड्स? आइए जानते हैं इस वाली स्लाइड में। अगर हमारे पास एक स्पीशीज़ थी से स्पीशीज़ ए, और ये कन्वर्ट हो गई किसी और एक स्पीशीज़ में से स्पीशीज़ बी में, तो डियर फ्रेंड्स इस तरह के कन्वर्जन को, जहाँ पर एक स्पीशीज़ कन्वर्ट हो जाती है दूसरी एक स्पीशीज़ में, तो इस तरह के कन्वर्जन को हम डियर फ्रेंड्स एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं, ए बी सी और डी। और डी जो स्पीशीज़ है ये एक मॉडर्न जिराफ की एक स्पीशीज़ है। और डिफरेंस हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डी स्पीशीज़ है ये अपने इन वाली स्पीशीज़ से या इन वाले अर्लियर फॉर्म से डेवलप हुई है। पहले ए बी में कन्वर्ट हुआ है, फिर बी सी में, और सी फाइनली फिर डी में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह की कन्वर्जन को हम डियर फ्रेंड्स एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आइए डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे देखा डी अपनी इन वाली अर्लियर फॉर्म से डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं डियर फ्रेंड्स एवोल्यूशन। होप सो कि यहाँ पे आपको एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है लाइनेज, एंसेस्टर और डिसेंडेंट। यानी कि लाइनेज क्या होता है, एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स हम किससे कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ते हैं कि एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक स्पीशीज़ जैसे स्पीशीज़ ए, वो कन्वर्ट हो गई किसी और एक स्पीशीज़ में से स्पीशीज़ बी में, तो इस तरह के कन्वर्जन को हमने कहा एवोल्यूशन। और ये जो स्पीशीज़ ए है डियर फ्रेंड्स, जिसका एवोल्यूशन हुआ स्पीशीज़ बी में, इस वाली स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंसेस्ट्रल स्पीशीज़। यानी कि इस वाली स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंसेस्ट्रल स्पीशीज़। वो वाली स्पीशीज़ जिसका एवोल्यूशन किसी एक नई स्पीशीज़ में होता है उसको हम एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ कहते हैं। और डिफरेंस ये जो बी वाली स्पीशीज़ है ये इवॉल्व हुई है कहाँ से, ए वाली स्पीशीज़ से, यानी कि अपनी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ ए से। तो इस वाली स्पीशीज़ यानी कि बी को हम कहेंगे डिसेंडेंट। यानी कि डिसेंडेंट्स क्या है डियर फ्रेंड्स? जो इवॉल्व होती है अपनी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से उनको हम डिसेंडेंट्स कहते हैं, और जिसका एवोल्यूशन होता है नई वाली स्पीशीज़ में उसको हम एंसेस्टर कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एंसेस्टर और डिसेंडेंट क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स लाइनेज, कि लाइनेज क्या है। अगर हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स एक स्पीशीज़ थी स्पीशीज़ ए, वो कन्वर्ट हो गई स्पीशीज़ बी में, वो कन्वर्ट हो गई स्पीशीज़ सी में, और फाइनली वो कन्वर्ट हो गई स्पीशीज़ डी में। तो इस तरह के रिलेशनशिप को, जहाँ पे हमारे पास एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स का ये रिलेशनशिप दिखाई देता है, तो डियर फ्रेंड्स इस तरह के एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइनेज। पहले ए एक एंसेस्टर था, उससे एक डिसेंडेंट बन गया बी, फिर बी एक एंसेस्टर बन गया, उससे डिसेंडेंट बन गया सी, फिर सी एक एंसेस्टर बन गया, और फाइनली उससे एक डिसेंडेंट बन गया डी। तो ये जो रिलेशनशिप है माय डियर फ्रेंड्स एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स की, इसको हम कहते हैं डियर फ्रेंड्स लाइनेज। होप सो गाइस कि यहाँ पे आपको एंसेस्टर, डिसेंडेंट और लाइनेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। लाइनेज आर द सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटीज कनेक्टेड बाय एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप्स। एन एग्जांपल ऑफ लाइनेज आर पीपल who have the same common relatives from 300 years ago। यानी कि हमारे पास, अगर हम इस वाले डायग्राम में देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पीशीज़ है होमोस्पेन्स, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन। अगर हम इस मॉडर्न ह्यूमन को देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये अपनी इन वाली एंसेस्टर फॉर्म से डेवलप हुआ है। तो जब हम इन एंसेस्टर डिसेंडेंट फॉर्म्स को
यानी कि इन एंसेस्टर डिसेंडेंट ये जो फार्मर्स है या यानी कि ये जो एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स जो हैं, जब हम इनको एक रिलेशन में शो करते हैं तो जो रिलेशन वहाँ पे हमारे पास डेवलप होती है उस रिलेशन को हम कहते हैं लाइनेज। तो लाइनेज क्या है डियर फ्रेंड्स? एंसेस्टर और डिसेंडेंट की रिलेशनशिप। डियर फ्रेंड्स, जब हम इस एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप को यानी कि डिफरेंट एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट की रिलेशनशिप को यानी कि डिफरेंट लाइनेजेस को यानी कि आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास एक ट्री की सूरत में या ट्री की शक्ल में एक डायग्राम डेवलप होती है, जिस डायग्राम को हम फाइलोजेनेटिक ट्री या एवोल्यूशनरी ट्री या फाइलोजीन के नाम से जानते हैं। होप सो गाइस कि यहाँ तक आपको लाइनेज, एंसेस्टर और डिसेंडेंट और एवोल्यूशन की टर्म्स क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, जो है माय डियर फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप्स को ट्रेस करेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम एंसेस्टर और डिसेंडेंट यानी कि जिससे हम डिफरेंट लाइनेज को ट्रेस कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स हैं या जो डिफरेंट तरह के हमारे पास मैकेनिज्म है जिनसे हम एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप को ट्रेस कर सकते हैं, वो है मॉलिक्यूलर एनालिसिस से हम ट्रेस कर सकते हैं, एनाटॉमी यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास अगर दो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, अगर हमारे पास इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होगा एक दूसरे के साथ, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी जो है ये सेम लाइनेज से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से हम प्रोटीन के सीक्वेंस और स्ट्रक्चर्स को भी देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दो इंडिविजुअल्स या दो जो ग्रुप्स हैं ये एक ही लाइनेज से बिलोंग करते हैं या ये डिफरेंट लाइनेज से बिलोंग करें, क्या इनके एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स सिमिलर है या इनके एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स क्या अलग अलग हैं। इसी तरह से एम्ब्रियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये जो दो अलग अलग ग्रुप्स हैं अगर इनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सिमिलर है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये सिमिलर लाइनेज से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से हम साइटोलॉजी यानी कि जिसमें हम क्रोमोसोम का बिहेवियर स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसी तरह से इकोलॉजी और अदर जो फैक्टर्स हैं उनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो दो ग्रुप्स हैं वो या तो सिमिलर लाइनेज से बिलोंग करते हैं या तो डिफरेंट लाइनेज से बिलोंग करते हैं। तो होप्स हो गाइस कि यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, वो है कॉजेज ऑफ एवोल्यूशन यानी कि एवोल्यूशन के क्या क्या डिफरेंट काज हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक स्पीशीज़ यानी कि स्पीशीज़ जिस तरह से हमने पहले कहा था कि जिनकी वजह से एक स्पीशीज़ से स्पीशीज़ ए कन्वर्ट हो जाती है और एक स्पीशीज़ में से स्पीशीज़ बी में। तो डिफरेंट काज क्या क्या है डियर फ्रेंड्स? वो है नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और रिकम्बिनेशन। ये डिफरेंट काज हैं जिनकी वजह से एक स्पीशीज़ कन्वर्ट हो जाती है दूसरी एक स्पीशीज़ में। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? नेचुरल सिलेक्शन सिंपल हम कहेंगे कि नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, और हमें पता है डियर फ्रेंड्स नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो सर्वाइवल के लिए फिट होगा। जो क्या होगा? सर्वाइवल के लिए फिट होगा। सर्वाइवल के लिए फिट होने का मतलब है जो अपने अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडाप्टेशंस लाएगा वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, और नेचर भी उसी ही ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स हमने एक ये सुना होगा कि जो जिराफ है वो जो स्पीशीज़ है वो किस तरह से इवॉल्व हुई। हमने देखा कि जो हमारे पास ग्रास था, जो हमारे पास सरफेस पर जितना भी ग्रास था वो जब ख़त्म हुआ तो उसको क्या करना पड़ा, उसको अपनी गर्दन इंक्रीज़ करनी पड़ी यानी कि लंबी करनी पड़ी, ताकि वो जो ऊपर वाले जो लीव्स हैं ऊपर वाली यानी कि जो ट्रीज़ हैं उनके जो ऊपर वाले लीव्स हैं वो खा सके और सर्वाइव कर सके। माय डियर फ्रेंड्स जिस ऑर्गेनिज्म ने इस तरह की अडाप्टेशन अपने अंदर लाई वो ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव कर पाया, और जिस ऑर्गेनिज्म ने वो एडाप्टेशन नहीं लाई वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया। और जिन ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर वो एडाप्टेशन लाई वो एक नई स्पीशीज़ बन गई, यानी कि उनके अंदर नेचुरल सिलेक्शन हो गया, यानी कि वो फिट हो गए सर्वाइवल के लिए, और जब वो फिट हो गए सर्वाइवल के लिए तो नेचर ने भी उनको सिलेक्ट किया। तो जो नंबर सेकंड जो पॉइंट है दैट इज स्पेसिएशन। डिफरेंट स्पेसिएशन क्या है? स्पेसिएशन एक जनरल टर्म है फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिनकी वजह से नई स्पीशीज़ बनती है। ये एक टर्म नहीं है बल्कि ये जनरल टर्म है, किसके लिए? उन प्रोसेसेस के लिए जिन प्रोसेसेस की वजह से नई स्पीशीज़ डेवलप हो जाती है। डियर फ्रेंड्स जो स्पेसिएशन का जो मेजर कॉज है वो है माय डियर फ्रेंड्स
बैरियर्स, यानी कि वो बैरियर्स किसके लिए, जीन फ्लो के लिए, यानी कि वो बैरियर्स हैं जीन फ्लो के लिए, यानी कि वो म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन इसका बेसिक काज नहीं बल्कि बेसिक काज क्या है इसका, बैरियर्स टू द जीन फ्लो। और जो बैरियर्स टू द जीन फ्लो, और जो बैरियर्स टू द जीन फ्लो है उनमें भी जो बेसिक काज हैं जो इसका स्पेसिएशन का, वो है जोग्राफिकल बैरियर। यानी कि जोग्राफिकल बैरियर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि जोग्राफिकल बैरियर कोई भी ऐसा बैरियर होगा, यानी कि जो फॉर एग्जांपल किसी एक इकोसिस्टम में हमने रोड डेवलप किया, या किसी एक मतलब इकोसिस्टम में हमने रोड डेवलप किया, या किसी एक इकोसिस्टम में हमने कोई इंडस्ट्री डेवलप की, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम दो अलग अलग टोडू में बढ़ गया, तो हम इसको कहेंगे क्या, जोग्राफिकल बैरियर। यानी कि हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, जोग्राफिकल बैरियर लगा दिया। जैसे हमारे पास ये वाली स्पीशीज़ है, ये वाली स्पीशीज़ का यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ में, यानी कि दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, किसकी वजह से, एक जोग्राफिकल बैरियर की वजह से, और फिर इन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशंस लाई और ये दो अलग अलग स्पीशीज़ बन गई। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे स्पेसिएशन। नंबर थर्ड प्रोसेस है दैट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, म्यूटेशन हमारे पास जब भी हमारे पास क्रोमोसोम या जीन में कोई भी चेंज आ जाएगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन किसने टर्म कॉइन की थी, ह्यूगो डी वायलिस ने माय डियर फ्रेंड्स। और ह्यूगो डी वायलिस ने एक थ्योरी भी दी थी दैट इज़ म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसने कहा था कि जो स्पीशीज़ जो इवॉल्व हो जाती हैं वो म्यूटेशन की ही वजह से इवॉल्व हो जाती हैं। लेकिन डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा था कि जो स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाती है वो म्यूटेशन से नहीं बल्कि वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवॉल्व हो जाती हैं। तो डार्विन ने कहा कि स्पीशीज़ जो इवॉल्व हो जाती है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवॉल्व होती है। और ह्यूगो डी वायलिस ने कहा कि जो स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाती हैं वो म्यूटेशन की वजह से इवॉल्व हो जाती है। डार्विन ने जो इवोल्यूशन दिया था माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी याद रख लीजिएगा, उसने कहा था कि स्पीशीज़ ग्रेजुअली इवॉल्व होती है, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो जाती है। लेकिन ह्यूगो डी वायलिस ने कहा नहीं भाई, स्पीशीज़ इवॉल्व आहिस्ता आहिस्ता से नहीं होती है बल्कि स्पीशीज़ एकदम से इवॉल्व हो जाती है, और जिस प्रोसेस को उसने कहा था सल्टेशन। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स, होप सो यहाँ तक आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को पढ़ने की या उसको डेवलप करने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले भी यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखा था कि वहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन थी, इसी तरह से हमारे पास जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ थी उसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिली, दैट इज़ द सिबलिंग स्पीशीज़। सिबलिंग स्पीशीज़ कौन कैसी स्पीशीज़ होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये इस तरह की स्पीशीज़ होती हैं जहाँ पे हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन ये जो सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के लिहाज से ये एक ही स्पीशीज़ है, लेकिन बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये अलग अलग स्पीशीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि क्या हमें इनको एक ही स्पीशीज़ में रखना चाहिए, एक ही स्पीशीज़ के ग्रुप में रखना चाहिए, या अलग अलग स्पीशीज़ के ग्रुप में रखना चाहिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एक ही स्पीशीज़ है और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के हिसाब से अलग अलग स्पीशीज़। तो इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास सिम्पसन ने 1951 में एक और तरह का कॉन्सेप्ट दिया जिसको उसने नाम दिया था एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स, एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को हम फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट्स आर द सिंगल लाइनेज ऑफ एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट पॉपुलेशंस व्हिच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम अदर सच लाइनेजेस एंड व्हिच हैज़ इट्स ओन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड फेट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए और बी अलग अलग ग्रुप्स हैं, और अगर ये ए और बी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अगर हम इनका एंसेस्टर और डिसेंडेंट लाइनेज को ट्रेस करें, अगर हमारे पास ये देखने को मिलेगा कि इन ए और बी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनके एंसेस्टर और डिसेंडेंट लाइनेज सिमिलर हैं, तो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग हमें इन दो ग्रुप्स को एक ही स्पीशीज़ के ग्रुप में रखना चाहिए। अगर ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे अगर ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी हैं या डिस्टिंक्ट भी हैं, तो हमें एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें एक ही ग्रुप में रखना चाहिए। तो क्या है एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमारे पास सिमिलर एंसेस्टर डिसेंडेंट लाइनेज दो ग्रुप्स में देखने को मिल जाएगी, तो हमें उन दो ग्रुप्स को एक ही स्पीशीज़ कंसिडर करना चाहिए, चाहे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हों, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो या मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो। तो ये है एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ तक हमने 3 डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट 3 डेज़ में हम और एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम इन तीनों स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिवीजन
करेंगे और हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।